नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे एचडीएल मेटाबॉलिज्म। एचडीएल मेटाबॉलिज्म, एलडीएल मेटाबॉलिज्म, वीएलडीएल मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, इन सारी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। वो क्यों हम जानने की कोशिश करते हैं उसका हम क्लू आज देने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और गुड और बैड होता क्या है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या गुड हमेशा गुड होता है, क्या बैड हमेशा बैड होता है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक्चुअल में आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो एंडोथेलियल इंजरी के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह ऐसा कुछ होता है जिसमें फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल में बदल जाता है और इसको इनगल्फ करता है मैक्रोफेजेस। कैसे, आगे हम इस पर बात करेंगे, घबराना नहीं है। और मैक्रोफेजेस जब इसे इनगल्फ कर लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को, चूंकि एलडीएल की वजह से ही एथेरोस्क्लेरोसिस की सारी घटनाएं होती हैं, इसलिए इसे मेन कल्प्रिट मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एलडीएल को बुरा बनाने वाला एचडीएल ही होता है। कैसे, अभी हम इस पर बात करेंगे। तो खैर, यहाँ मैक्रोफेजेस जब इसे ले लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को, तो मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर एथ्रोमा का फॉर्मेशन, वेसल्स की नैरोइंग, कई तरीके की ऐसी घटनाएं होती हैं। जो नैरोइंग अगर हमारे हार्ट में हो जाए तो माइकार्डियल इन्फार्क्शन तक हो सकता है, अगर वो हमारे ब्रेन में हो जाए तो स्ट्रोक हो सकता है, और अगर लिम्स में हो जाए तो क्लॉडिकेशन हो सकता है, अगर वो हमारे बावल में हो जाए तो बावल इस्चीमिया जैसी घटनाएं हो सकती हैं। एक चीज ध्यानपूर्वक समझना होगा, बहुत ही अच्छे से हमें इसको जानना होगा कि जो हाथ में घटना हो रही है, ब्रेन में जो घटना, लिम्स में जो हो रही है या एब्डोमेन में, बावल में हो रही है, तो उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी को हम यहीं पर एक साथ आपके साथ उसको कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इन सारी चीजों पर अभी हम यहीं पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए बात करते हैं जो यहाँ पर होने वाली घटनाएं होती हैं ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की वजह से। वहां पर कई तरीके के इन्फ्लेमेशन के ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आप इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में पढ़ते हैं। फेरोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, सेकेंडरी नेक्रोसिस, पायरोप्टोसिस, इन्फ्लेमेशन, प्लाक का फॉर्मेशन या यहीं पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन या उसका डिसलॉजमेंट, इन सारी चीजों के बारे में आगे हम विस्तार से आज आपके साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं वो मेडिसिन में हमें पढ़ने को मिलते हैं ना। मेडिसिन में एंजाइना के बारे में पढ़ते हैं, एमआई के बारे में पढ़ते हैं, सडन कार्डियक डेथ के बारे में पढ़ते हैं। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्टेड होती हैं। ऐसे ही ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक जो हमारे ब्रेन में होता है, स्लोली जो एथेरोस्क्लेरोसिस की घटना का हमें इफेक्ट्स देखने को मिलता है ब्रेन में ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा स्ट्रोक जो हमारे ब्रेन में हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक के 85% मामले, आपको पता ना, 85% मामले एथेरोस्क्लेरोसिस से ही जुड़े हुए होते हैं। ये चीज पता होना चाहिए। इसलिए हम लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल को एक विद इन द रेंज रहने के लिए इतना हम प्रेशराइज करते हैं, इतना हम ज्यादा इस पर फोकस करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे 85% तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से स्ट्रोक होता है, 15% ही हाइपरटेंसिव प्रेशर की वजह से होता है। हाइपरटेंसिव जो कॉजेज होते हैं, हाई बीपी की वजह से जो स्ट्रोक होता है वो केवल 15% होता है। मैक्सिमम ये कारण एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है जो स्ट्रोक को कराता है। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे आगे क्लॉडिकेशन की, क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया की, तो ये भी हमें सर्जरी में पढ़ना होगा। बावल इस्चीमिया की बात हम करेंगे, वो भी हमें सर्जरी में पढ़ने को मिलता है। तो लिम्ब हो या मेजेंट्रिक इस्चीमिया हो, लिम्ब का क्लॉडिकेशन हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, ब्रेन में स्ट्रोक हो या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हो। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक याद है ना, इसके बारे में याद करिए। जब हम सर्जरी में पढ़ते हैं, पेशेंट को पहले जैसे जैसे कॉम्प्रोमाइज होती हैं ब्लड वेसल्स, वैसे वैसे इसके हिंट मिलने लगते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो पेशेंट की हालत खराब हो जाती है और फाइनली यहाँ पर स्ट्रोक पूरी तरीके से डेवलप हो सकता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ब्रेन में स्ट्रोक, मैंने आपसे कहा 85% जो मामले होते हैं स्ट्रोक के, वो किसकी वजह से दोस्तों? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ये भी हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। हार्ट में हम एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में, इन्फार्क्शन के बारे में पढ़ते हैं। मेजेंट्रिक इस्चीमिया के बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस में क्लॉडिकेशन या क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया के जो टॉपिक्स हम सर्जरी में पढ़ते हैं, उन सभी का एसोसिएशन इन्हीं सारी चीजों से, एथेरोस्क्लेरोसिस से जुड़ा हुआ। इसमें एलडीएल के मेटाबॉलिज्म को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एलडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वहीं ये है हमारा खलनायक। कौन है हमारा खलनायक?
हमारा खलनायक है एलडीएल। लेकिन क्या ये खलनायक अपनी वजह से बना? नहीं, इसे सिस्टम ने खलनायक बनाया। किसने? सिस्टम ने खलनायक बनाया। कैसे सिस्टम ने इसे खलनायक बनाया? एक्चुअल में उसकी भी एक कहानी है। एलडीएल कैसे इतना बुरा बन गया? इतना बुरा तो नहीं था, किसने बनाया? उन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो एचडीएल मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम अब चलते हैं, जिसको हम बढ़िया कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कैसे गुड होता है और कहाँ ये बदमाशी करता है गुड? इसलिए कोई गुड नहीं होता है, ठीक है, ये कुछ बदमाशी भी करता है, लेकिन गुड क्यों माना जाता है उसको देख लेते हैं। एचडीएल मेटाबॉलिज्म, नेसेंट एचडीएल की जो सिंथेसिस होती है वो लीवर या इंटेस्टाइन के भीतर होती है। वहां से नेसेंट एचडीएल निकलता है और पेरिफेरल टिश्यूज के सेल से इसे फास्फोलिपिड्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? फ्री कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स मिलते हैं, जिसके द्वारा ये अपने भीतर कोलेस्ट्रॉल एस्टर को रख लेता है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर को अपने भीतर रख लेता है और यहाँ पर एपोए इसके साथ जुड़ा हुआ एक खास प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन इस प्रक्रिया में, मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री कोलेस्ट्रॉल में एपोए मदद करता है। एपोए मदद करता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज LCAT एंजाइम को एक्टिवेट करके। ये एपोए जो एचडीएल में पाया जाता है वो LCAT एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण मोबिलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की ओर हो जाता है। इसी वजह से चूंकि पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल का मोबिलाइजेशन होता है, हमें लगता है एचडीएल बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को खींच रहा है। और इसे अच्छी बात है, ये खींच करके कहाँ लाता है दोस्तों? ये लेकर के आता है लीवर को। किसको दे देता है? लीवर को दे देता है। लेकिन यहीं पर कुछ ये बदमाशी भी करता है। क्या बदमाशी करता है उस चीज को भी हम देख लेते हैं। एचडीएल का मेटाबॉलिज्म, जिसमें ये कोलेस्ट्रॉल को खास तौर पे खींचता है, और कहां से खींचता है? तो मैंने आपसे कहा ना, पेरिफेरल सेल से। ये बनता कहां है एचडीएल? एचडीएल एक्चुअल में पॉइंट नंबर 1 को देखें तो ये नेसेंट एचडीएल की जो सिंथेसिस होती है वो लीवर में मुख्य तौर पर और इंटेस्टाइन में होती है। और यहां से नेसेंट जब एचडीएल ब्लड के सर्कुलेशन में आता है तो पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को खींचता है और इसे कोलेस्ट्रॉल एस्टर के रूप में अपने भीतर ट्रांसफर करा देता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 पर हम होते हुए देख रहे हैं, सीमेंस कोलेस्ट्रॉल एस्टर को खींच करके ये अपने आप को मैच्योर एचडीएल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? मैच्योर एचडीएल में। और इसके पास होता है एपोए1। पॉइंट नंबर 3 मैच्योर जो एचडीएल में बदलता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है ये, ताकि यहाँ जो सेलुलर कोलेस्ट्रॉल है उसको मोबिलाइज किया जा सके, यानी लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है और इस काम में एपोए1 एक्टिवेट करता है। ये सवाल जिपमर में पूछा गया है। अब हुआ क्या कि यहाँ से इसके पास खूब सारा अब कोलेस्ट्रॉल आ गया, बढ़ता है आगे। ये मैच्योर एचडीएल क्या करता है? आगे की ओर बढ़ता है। अब कहानी शुरू होती है इसके दूसरे पार्ट में क्या होता है? अब यहाँ तो आपको गुड लगा कि कोलेस्ट्रॉल खींच लिया। ये गुड बना रहता है एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहता है अगर ये कोलेस्ट्रॉल को लेकर के सीधे लीवर तक पहुंचा देता। कहां पहुंचा देता दोस्तों? लीवर तक पहुंचा देता। बड़ा अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन यहीं पर ये बदमाशी करता है। क्या करता है बदमाशी? ये वीएलडीएल का मेटाबॉलिज्म क्या है, इस पर पिछले लेक्चर में चर्चा हुई है। वीएलडीएल के पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, या इवन वीएलडीएल ही नहीं, आप इसको देखेंगे तो वीएलडीएल ही नहीं, ये सीधे तौर पर कहा जाए वीएलडीएल या काइलोमाइक्रॉन के पास जो भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको ये एक्सचेंज करवाता है। वीएलडीएल हो या काइलोमाइक्रॉन्स हो, उनके पास जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको पकड़ करके खींच लेता है अपने पास और अपने भीतर के कोलेस्ट्रॉल एस्टर को इन लोगों को दे देता है। आप पिछले लेक्चर में पढ़ रखे होंगे, ट्राइग्लिसराइड्स सामान्य तौर पर खींचे जाते हैं वीएलडीएल या काइलोमाइक्रॉन्स के जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको पेरिफेरल टिश्यूज में ट्रांसफर किया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स को, और इस दौरान ट्राइग्लिसराइड्स बच जाता है तो ये आईडीएल में बदल जाता है। रेमिनेंट्स जो होते हैं वो आईडीएल, इनको नाम दिया जाता है। इसी आईडीएल को ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर करके इससे ट्राइग्लिसराइड्स और खींच लेता है। कौन? एचडीएल उल्टा इससे अपने जरूरतों के लिए ट्राइग्लिसराइड्स को खींच लेता और इसको दे देता है क्या? कोलेस्ट्रॉल एस्टर के ट्रांसफर होने से अब ये थोड़ी हार्डेंड हो जाता है। हार्डेंड कौन हो जाता है? आईडीएल। और यहीं से ट्राइग्लिसराइड्स और भी ज्यादा यूज होते जाएंगे सेल में। अब केवल ट्राइग्लिसराइड ही नहीं, एलडीएल के पास ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बच जाएगा। सवाल इस पूरी बात को समझाने का क्या है? कोलेस्ट्रॉल किसके पास ज्यादा होता है? तो आप देखिए ना, इसके पास ट्राइग्लिसराइड भरता जा रहा है और इधर की ओर कोलेस्ट्रॉल भरता जा रहा है।
तो आप कह सकते हैं ना आइडियल के बाद बनने वाला जो एलडीएल होता है उसके पास कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। अगर इस कोलेस्ट्रॉल को रखने वाले एलडीएल को अगर एलडीएल रिसेप्टर ने काम सही तरीके से न किया, इसको वापस अपने पास न बुलाया, लीवर में ये नहीं गए, तो ये ब्लड के सर्कुलेशन में घूमेंगे। ये ब्लड के सर्कुलेशन में घूमेंगे तो करेंगे क्या, ये एलडीएल जो घूम रहे होंगे ब्लड के सर्कुलेशन में, यही कराते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसीलिए एलडीएल बढ़ता है तो हमें पता चल जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस की घटना ज्यादा हो सकती है। एलडीएल की वजह से इन्फ्लेमेशन की घटना होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की घटना होती है। इन सारी चीजों के बारे में अभी हम आपको चर्चा करेंगे। तो क्या यहाँ पर एलडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहेंगे? पार्शियली। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल टिश्यूज से तो इसने कोलेस्ट्रॉल को खींचा, नो डाउट, पेरिफेरल टिश्यूज से इसने कोलेस्ट्रॉल को खींचा, लेकिन ये एक काम और बदमाशी वाला करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को खींचने के बाद उस कोलेस्ट्रॉल को थोड़ी मात्रा में ये लीवर के साथ साथ लीवर को थोड़ा देता है और थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को दे देता है आइडियल, और आइडियल से एलडीएल को ट्रांसफर हो जाता है। मींस आइडियल के बाद ये एलडीएल तक पहुंच जाता है। एलडीएल ही एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है। तो ये बदमाशी वाली बात अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप सोचें कैसे बदमाशी कर रहा है एचडीएल एलडीएल को बदमाश, इस एलडीएल को खराब करने में, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भरने में। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एचडीएल हालांकि देखिए इनडायरेक्टली इस वाले मामले में बदमाशी कर रहा था एलडीएल को बनाने में। इसके अलावा एचडीएल एक अच्छा काम और करता है। इसलिए मैंने कहा ना, एक जगह अच्छा और बुरा दोनों काम कर रहा है, यहाँ अच्छा काम करता है। अच्छा काम क्या करता है, ये एपो ए1 की सिंथेसिस, एपो-C2 इनकी सिंथेसिस होने के साथ इसके साथ ये जुड़े रहने वाले एपो लाइपोप्रोटीन्स हैं। आपको पता है ना कि जो लाइपोप्रोटीन की संरचना होती है उसमें कुछ प्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं। उसमें एचडीएल के पास देखा जाए तो एपो-A1 होता है, एपो-E होता है और एपो-C2 होता है। इसमें ये करता क्या है कि जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, कौन, काइलोमाइक्रॉन्स या वीएलडीएल, उनके मूवमेंट के लिए ये अपने एपोप्रोटीन को ट्रांसफर करा देता है, E और C को ट्रांसफर कराता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ना, CDE को याद रखिएगा, डी वाला यानी एचडीएल वाला C और E को ट्रांसफर करता है, C2 और E को ट्रांसफर करता है, C मतलब C2 को ट्रांसफर करता है। ये पूरी घटना अगर हम देखें तो आपने पिछले लेक्चर में इस चीज के बारे में पढ़ रखा था। कैसे? आपको पता है कि जब नेसेंट वीएलडीएल फॉर्म होकर के लीवर से निकलता है तो उसकी मोबिलिटी को और बेहतर करने के लिए नेसेंट वीएलडीएल को कुछ अच्छी चीजें देता है। नेसेंट वीएलडीएल के पास केवल एपो-B100 होता है, बाकी दो चीजें और ट्रांसफर करता कौन, एचडीएल क्या करता है दोस्तों, एपो-E और एपो-C2 को देता है ताकि ये नेसेंट एचडीएल मैच्योर एचडीएल में बदल सके। इस पर चर्चा खूब सारी हुई है। आप देखें तो हुआ क्या, अब एपो-E और एपो-C2 किसने ट्रांसफर किया दोस्तों, ये एपो-E और एपो-C2 को ट्रांसफर किया एचडीएल ने। एपो-B100 लेकर के था नेसेंट, ये दो मिल गए, मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के साथ ही साथ अब वीएलडीएल खूब अच्छे से काम करता है, अपने ट्राइग्लिसराइड्स जो इसके पास होते हैं उसको ट्रांसफर कराता रहता है और अपने आप को बदल जाता है आईडीएल में, आईडीएल के साथ फिर एलडीएल में। एलडीएल को ही खाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की घटना होती है मैक्रोफेजेस के इनगल्फमेंट के बाद। ये सारी चीजें अभी आज का हमारा टॉपिक बनने वाला है। कैसे ये चीजें होंगी इसको हम चर्चा करेंगे। फोकस करें अगर हम एचडीएल पर, तो एचडीएल ने एपो-E-C2 का ट्रांसफर न सिर्फ नेसेंट वीएलडीएल को किया बल्कि सेम जो एपोप्रोटीन होते हैं उसका ट्रांसफर ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स को भी करता है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। नेसेंट काइलोमाइक्रॉन के पास केवल एपो-A होता है और एपो-B48 होता है। आपको पता होना चाहिए, एपो-A होता है और एपो-B48 होता है। और एपो-E और एपो-C2 के जुड़ने के बाद ये मैच्योर काइलोमाइक्रॉन में बदल जाता है। तो इस तरीके से एचडीएल यहाँ पर भी एपो-E और एपो-C2 का ट्रांसफर कराता है, जिसके बाद ये मैच्योर काइलोमाइक्रॉन्स में बदल जाते हैं। एचडीएल का इस तरीके से आप क्या देखेंगे, एचडीएल का आप रोल क्या क्या आपने देखा। एचडीएल का इंपॉर्टेंस ये था कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से लेकर के ये लीवर तक पहुंचाने का प्रयास किया। पहले राउंड में हमने यही देखा। और इतना ही नहीं, ये स्टेरॉयड फार्मिंग जो भी टिश्यूज होते हैं वहां तक एचडीएल को कलेक्ट करके पहुंचाने का काम करता है। ये पेरिफेरल टिश्यूज से खींच करके, ये तो काम हमने देखा ही। और अपने दो खास एपोप्रोटीन को हमारे जरूरत के जो खास वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने का भी ये काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया में जब
पेरिफेरल टिश्यूज से ये खींच रहा था कोलेस्ट्रॉल को, तो एक एंजाइम का रोल आपने देखा था। कौन सा नाम था उसका? LCAT। LCAT कहाँ पाया जाता है दोस्तों? HDL में पाया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एडिंग वन फैटी एसिड इन कोलेस्ट्रॉल। और इसके कारण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? अल्कोहल होता है। अगर आप केमिस्ट्री थोड़ी जानते हो तो आपको पता है एसिड और अल्कोहल ये मिलकर के क्या होते हैं दोस्तों? एसिड और अल्कोहल आपस में मिलकर के क्या बनते हैं? एस्टर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या, ये सीधे तौर पर एक ऐसी घटना होती है जो एस्टर का फॉर्मेशन कराती है। इसीलिए मैं इसको कलर दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें अपने उस केमिस्ट्री की समझ से कि फैटी एसिड इन कोलेस्ट्रॉल ऐड करा करके ये LCAT क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर की सिंथेसिस कराता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे फैटी एसिड जो हमें मिलता है वो फास्फोलिपिड का लेसिथिन फैटी एसिड होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने जो बात कहा था वो यही कहा था कि फास्फोलिपिड्स का फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का ऑल, यहाँ पर फास्फोलिपिड फैटी एसिड्स दे देता है और ये अल्कोहल ये मिलकर के एस्टर में बदल जाते हैं और इनको पकड़ करके खींच लिया जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात बताने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। सारी सीरीज जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो HDL के पास क्या था? HDL के पास था ApoA1, ApoE, ApoC2। ये दोनों तो ट्रांसफर कर देगा ये ApoA1 की मदद से। जो इसके पास ApoA1 होता है उसकी मदद से पेरिफेरल टिश्यूज से फ्री कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड से कुछ फैटी एसिड्स को खींच करके ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना देता है, जो कि LCAT एंजाइम की मदद से होता है, एस्टरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर HDL के पास अब क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसके पास होता है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर कैसे बना? इसकी कहानी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि ये अल्कोहल और एसिड के मिलने की वजह से बना। अब होता कुछ ऐसे है कि HDL के पास कोलेस्ट्रॉल जो भी होता है उसको ये खींच लेता है, लीवर तक पहुंचा देता है। HDL ने किया क्या? पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को पकड़ करके लीवर तक पहुंचा दिया। इसी दौरान ये बदमाशी करता है, थोड़ी मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर कर देता है VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स को भी। और VLDL का अगर जो साथी है वो LDL होता है। LDL को ये अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि LDL भी लास्ट में लीवर तक ही पहुंचेगा, लेकिन अगर LDL ज्यादा मात्रा में बनने लगा, LDL के पास ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने लगा, तो ये ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग करवा देंगे। हालांकि आप बात समझें, ये LDL भी लीवर तक पहुंच जाता है। यहाँ डायरेक्ट HDL लीवर तक कोलेस्ट्रॉल को पहुंचा है और ये वाया LDL पहुंचाता है, लेकिन LDL ज्यादा हो गया तो हमारे शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस की घटना फास्टेंट हो जाएगी। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस इमेज में यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करके LDL के थ्रू लीवर तक पहुंचा दिया गया। यहीं पर आप देखेंगे HDL डायरेक्ट भी ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर कर सकता है, लीवर तक पहुंचा सकता है, लेकिन LDL अगर ज्यादा बनने लगा तो एक खलनायक हमारे बॉडी में तैयार हो जाता है, HDL का मेटाबॉलिज्म। और इसको जो दिया जाने वाला नाम है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये पार्शियली सही है क्योंकि ये शरीर में एक बदमाश भी पैदा करता है। LDL में ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इसी की वजह से होता है, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रिस्क किसका? एथेरोस्क्लेरोसिस का, किसका? स्ट्रोक का, किसका? हार्ट में होने वाले मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो एक्चुअल में एथेरोस्क्लेरोसिस का जो कंक्लूजन है वो हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो HDL एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक। ये लीवर में सिंथेसाइज होता है। HDL की सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर में मेनली होती है, कुछ मात्रा में इंटेस्टाइन में भी होती है। ये इसके मेजर जो एपोप्रोटीन्स होते हैं वो ApoA1 होते हैं, कुछ ApoA2 भी होते हैं और ApoC2 और ApoE भी होते हैं। ApoC और ApoE ये ट्रांसफर किए जाते हैं। ये जो एपोप्रोटीन्स ये फॉर्म किए गए ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये दिए जाएंगे काइलोमैक्रोन्स और VLDL को ताकि उनकी मोबिलिटी बनी रहे। इसी वजह से ये बहुत अच्छा काम करता है HDL। खैर HDL एक प्लाज्मा रिजर्वायर है। देखिए मैंने कहा ना, रिजर्वायर के तौर पर काम करता है ApoC2 और ApoE को, जिसको ये ट्रांसफर करता है VLDL और काइलोमैक्रोन को, ताकि उनकी मोबिलिटी बेहतर बनी रहे। इस पूरी प्रक्रिया में इसने किया क्या? इस पूरी प्रक्रिया में फ्री कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं HDL के पास आता है पेरिफेरल टिश्यू से, जो लीवर को जाएगा या LDL को जाएगा। हालांकि LDL को जाएगा तो भी लीवर तक पहुंच जाएगा, लेकिन LDL ज्यादा बन गया तो समस्या हो जाएगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इंटेस्टाइनल सेल्स ये
एसडीएल को सिंथेसाइज करती हैं, लीवर भी सिंथेसाइज करता है, नेसेंट एसडीएल डिस्क्वायर्ड इन शेप होता है और फ्री कोलेस्ट्रॉल को